नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी कसब का अगला अध्याय, पृष्ठ संख्या 112 के आगे। जहां तक बेबी का सवाल है, हमें यह तथ्य रेखांकित करना होगा कि दया से विवाह ना करके डीडी ने उसे निराश नहीं, संतुष्ट किया है। अगर वह दया का वर्ण कर लेता तो सिद्ध होता कि ना केवल वह बेचारा है, बल्कि बेचारगी से ही ब्याह भी करना चाहता है। उस दशा में उसे बहुत ही सामान्य किस्म का मूर्ख मानना होता। बेबी उसे असामान्य किस्म का मूर्ख माने हुए है। उसके प्रसंग में शिवो शिव इतना सुना है उसने कि वह उसे शिव ही शिव मालूम होने लगा है। मानवों में डीडी उसके लिए कुछ वैसा ही प्रीतिकर ऊट पटांग किस्म का जीव है जैसा कि देवी देवताओं में शिव। संभव है कि मध्यवर्गीय प्रेम कथा में मिथक पुराण और धर्म घसीट लाने की धृष्टता के लिए आप मुझे धिक्कारें, किंतु शास्त्रियों की यह बेटी उस डीडी को लाटे की संज्ञा दे चुकी है। और लाटा माना बीच बीच में भयंकर प्रलयंकर किस्म का होता जाता लाटा। मिथक में कोई है तो शिव ही। अगर परिवार के और जन, खासकर बेबी की इजा, इस लाटे को भीषण रूप से अयोग्य वर ठहरा रहे हैं बेबी के लिए, तो यह भी मिथक सम्मत बात ही है। सुनैना के सुनैनों को कितना कष्ट हुआ था भोला भंडारी वर महोदय को देखकर। यह शास्त्री पुत्री को भली भांति ज्ञात है। उसे पहले भी पता था कि डीडी ये पत्र उसी के लिए लिख रहा है। अब उसे पता है कि पिता को भी पता है, और वह सुखी है यह देखकर कि पता होने के बावजूद पिता किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं कर रहा। पिछले दिनों गुड़िया अल्मोड़ा आई हुई थी और बेबी की उससे डीडी के विषय में बहुत बातचीत हुई। प्रकट हुआ कि जितने किस्से डीडी के शिवो शिव 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 बेचारा होने के हैं, उतने ही क्या अड़कस जस, मतलब क्या पता जाने कैसा जैसा, अर्थात विचित्र और हास्यपद होने के भी हैं। न सिर्फ यह है कि उसे मारगांठ पड़ जाती है, बल्कि यह भी कि अक्सर वह ऐसे पाखानों में टट्टी कर चुका होता है जिनमें दुर्भाग्य से नल में पानी ना आ रहा हो, कि उससे टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं लग पाता, कि उसकी पतलून पीछे से फट जाती है और उसे पता नहीं चलता कि उसके चौड़े पांवों को जूते काटते हैं। वह बहुधा उन जूतों को हाथ में लटकाए हुए चलने के लिए बाध्य होता है। और हाँ, एक बार क्या हुआ ना, डीडी दाजू को रामपुर की एक सड़क में ऐसा लगा कि सामने से मिट्टी तेल की टंकी वाली जो बैलगाड़ी जा रही है उसमें से तेल चू रहा है। बेचारा दौड़कर गाड़ीवान के पास पहुंचा कि भाई, तुम्हारी तेल की टंकी लीक कर रही है बल। गाड़ीवान ने कहा कि बैल की टंकी लीक कर रही है, हमारी नहीं। खूब हंसे गुड़िया और बेबी डीडी की बातें करके। क्या वही लोग हमें प्रीतिकर नहीं होते जिन पर हम हंस सके, जो हमें हंसा सकें? बेबी को दया दी के विवाह की बारात के साथ डीडी के आगमन की प्रतीक्षा है, किंतु प्रेम के लिए नहीं, बदमाशी के लिए। बदमाशी का सही अनुवाद लीला होगा इस संदर्भ में, यद्यपि सुधीजनों को इस अनुवाद से किंचित आध्यात्मिक कष्ट हो सकता है। बेबी के लिए प्रेम दो अकेलेपनों के एक दूसरे को सहेजने, सहलाने और असीसने का पीड़ास्पद और पीड़ाजनित क्रम नहीं है। प्रेम उसके लिए दो जनों की स्वास्थ्यप्रद क्रीड़ा है। वह जानती है कि डीडी प्रेम को इस दृष्टि से नहीं देखता, इसलिए वह सोचती है कि अगर डीडी आया तो वह कभी गर्वीली अलभ्य साम्राज्ञी बनकर उसी के बनाए सिंहासन पर विराजमान रहेगी और हथेली पर उसका विवल जिलेंबू ग्रहण करेगी, और कभी उसे धकिया कर और उसके बनाए सिंहासन को लतिया कर दौड़ भागेगी कि मैं कोई देवी, कोई साम्राज्ञी नहीं, कौतुक कन्या हूं मात्र, और जो तेरे भेजे में अक्ल और टांगों में ताकत हो तो दौड़कर मुझे पकड़ ले और दे गिरा घास पर, हांफता हुआ चुक मुझ हांफती हुई पर। डीडी टैक्सी से अल्मोड़ा आया है, साथ में असिस्टेंट भी है उसके। फिल्म बनाएगा। यह घटना जितनी उल्लेखनीय डीडी के लिए है, उतनी ही अल्मोड़ा शहर के लिए।
डीडी दया के लिए महंगी साड़ी लाया है। 250 की होगी कम से कम। नहीं, 250 की तो क्या होगी। अभी पिछले साल मेरी मम्मी ने ली थी कुसुम की शादी के लिए, 2-2.5 की ऐसी आती है ये वाली कांजीवरम टेम्पल, महारानी रेड। कलर चॉइस अच्छी है, जरा डिफरेंट भी हो गया ना। टैग तो इस पर 290 का है। अरे वहां डिस्काउंट होता ही रहने वाला हुआ। डीडी बेबी के लिए भी साड़ी लाया है, और पाजेब भी। क्यों जी, बेबी के लिए साड़ी लाना कैसा हुआ है। जो तो बेबी को बैणी समझकर लाया है तो क्या गुड़िया उसकी बैणी नहीं ठहरी बल। और ये झनक झनक पायल बाजे क्या ला रहा होगा। अनूप शहर ठाकुर द्वार वाली समझ रखी उसने हमारी बेबी। डीडी टैक्सी से आया है, और इसी टैक्सी से कल विदा के बाद कभी दिल्ली लौट जाएगा। डीडी अपनी टैक्सी सबको इस्तेमाल करने दे रहा है। दिल्ली से टैक्सी लेकर आने जाने में कितने लगते होंगे मम्मी। कौन गया होगा टैक्सी से, किसे मालूम हो रहा होगा। डीडी मामा का सूट देख मम्मी। सूट? अरे, और ही बात हो रही उसकी। सूट बूट टाई। एक टाई बब्बन के लिए भी ला रहा बल। बब्बन बेचारा इंटरव्यू की वजह से आ ही नहीं सका। बहुत प्रेम ठहरा बब्बन डीडी में नान छिना से। नान छिना मतलब बचपन से। डीडी मामा मोटा भी रहा मम्मी। मोटा कहाँ रहा, थोड़ी अब मुंह में सिरी जैसी आ रही है। अंग भी भर रहा। शिबो, कितना संतोष होता काकी को जिंदा होती तो। अभी लाख वाला हुआ कि नहीं मम्मी हमारा डीडी मामा। अब इसकी शादी बेबी कैंजा से हो जाएगी ना। और बबली दी बगैर ग्लिसरिन के जब चाहें तब न्योता जा सकने वाले अपने आंसू रंग वाली के पिछोड़े। पिछोड़े अर्थात पीले पर लाल बुंदकियों वाली ओढ़नी, जो शुभ अवसरों पर रंगी पहनी जाती है। तो पिछोड़े के कोने से झट पहुंचकर हंस देती हैं, और चपतिया कर मुनिया को कहती हैं, तेरी जैसी बूढ़ी अम्माएं गठजोड़ कराने बैठेंगी तो मामाओं की कैंजाओं से शादियां भी हो रहेंगी। डीडी की सारे घर में चर्चा है, नगर में चर्चा है। डीडी सुन रहा है क्योंकि इस नगर में जो भी कहा जाता है सबको सुनाकर कहा जाता है। पीठ पीछे भी कहा जाता है, तो किसी ऐसे भरोसे के व्यक्ति से जो किसी से ना कहना का गूढ़ार्थ जानता है। मतलब यहां से जाते ही सबसे कह देना। डीडी सुन रहा है और प्रसन्न हो रहा है। लिखते हुए मेरी लेखनी लजाती है, किंतु सत्य है कि इतना प्रसन्न तो वह कभी कोई अच्छी सी कविता लिख या पढ़कर भी नहीं हुआ। व्यंग और ईर्ष्या के स्वर भी सुन रहा है डीडी, पर ये बोल भी मीठे लग रहे हैं उसे। व्यंग और ईर्ष्या का पात्र समझा जाना इस समाज में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में मान्य हो जाने की निशानी है। अब तक उसे कोरा देबिया कह दिया जाता था, अब उसका उपनाम रखने की आवश्यकता अनुभव की गई है इस नगर में, इस समाज में, ताकि पहचाना जा सके तुरंत कि किस देबिया की बात हो रही है। देबिया मास्टर, देबिया डियर, देबिया ताड़, देबिया येशर, देबिया डिनर। देबिया बोतल तो पहले से ही थे नगर में, अब एक और देबिया चढ़ गया है सूची में, देबिया टैक्सी। जैसे लखनऊ का थानेदार देवीदत्त जोशी एक बार मित्रों से रात का खाना मेरे यहाँ ही खा लेना कहने की जगह रात का डिनर मेरे यहाँ ही रहेगा कहने, और फिर वही रोटी और आलू मूली की सब्जी खिलाने के कारण सारे समाज में देविया डिनर के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उसी तरह है बंबई का देवीदत्त तिवारी एक बार टैक्सी से अल्मोड़ा आने और उसी टैक्सी पर घूमने फिरने के कारण आजीवन देविया टैक्सी कहलाएगा। डीडी जानता है कि यह महत्व उसे धोखे में मिला है। अभी वह लाखों वाला हुआ नहीं है, वह गुलनार का वैभव ओढ़कर आया है। किंतु डीडी चाहता है अब कि वह सचमुच लाखों वाला बन जाए, किसी के योग्य बनते बनते इस योग्य बन जाए कि गुलनार की तरह उसे भी भारतीय रुपया बहुत सस्ता मालूम होने लगे। जिस भारतीय अमीरी ने उसे हिकारत से देखा है, उस भारतीय अमीरी को वह हिकारत से देख सके। किसी भी दृष्टि से स्तुत्य नहीं माना जा सकता प्रतिशोध की इच्छा से उत्पन्न इस प्रेरणा को। क्या इसी को वह विद्रोह कहता है? नहीं, जरा उसकी सुनिए। वह कहता है मुझे किसी व्यक्ति से नहीं, इस देश की दरिद्रता से बैर है। और आप गलत समझ रहे हैं।
चक्रपथ पर यशार्जन यात्रा पूरी करके लौटने के बाद मैं पोटली में वे जो अशर्फियां बांध कर लाऊंगा, सो इसलिए नहीं लाऊंगा कि अपने अमीर रिश्तेदारों को उनकी चमक से आतंकित कर सकूं। मैं उनसे अपने दीन दरिद्र संबंधियों की अतृप्त आकांक्षाएं पूरी करूंगा। तुझे क्या चाहिए मोहन? हुचकी? स्कॉच की एक बोतल? मिलेगी। तुम्हारी निगाह बार बार कौशल की घरवाली के गले पर क्यों टिकती है? क्यों बार बार तुम छू कर देखती हो वो हीरे का पेंडेंट पबली दी? तुम्हें भी चाहिए वैसा? मिलेगा। सुशीली भाव क्यों दिनमान कड़बड़ लगा रखती हो? कड़बड़ मतलब बड़बड़। कड़बड़ लगा रखती हो। जड़जा। जड़जा मतलब ज्येष्ठ ईजा। लगा रखती हो जड़जा तुम अपने बेटे के सामने। वह नहीं करा सकता तुम्हें चार धाम। कहां से कराए 200 रुपल्ली की तलब तनख्वाह में? मैं करा दूंगा। तुम क्यों चिंतित हो कौस्तुभदा? ईजा को कैंसर के इलाज के लिए बंबई ले जाना है? ले जाओ। पैसों की व्यवस्था मैं कर दूंगा। रोज डाकिये के पास से मुंह लटकाए क्यों लौटते हो धनीराम? नहीं भेजा इस बार तुम्हारे फौजी सपूत ने मनी ऑर्डर? नहीं भेज सका होगा। उसका भी परिवार बड़ा हो गया अब। पिछले ही महीने एक लड़की और हो गई सुना। 20 ही रुपए तो भेजता है ना वह। मुझसे लो और गुड़गुड़ाओ मजे से हुक्का। हाय। हाय मतलब हाय। आश्चर्य से। हाय तिलुकिया, यह क्या गजब कर रहा तू? बल्द बना खुद जोत रहा अपना ये निखिद्ध खेत। अरे तेरा बैल मर गया तो क्या दुनिया के सारे बैल मर गए? देखो, ले पैसे, जा खरीद। ओ मम्मी मम्मी वाली मुनिया, होटल हवाई जहाज विदेश यही सब देखती रहती है सपने में। सपने में क्या देखना? ले यह है आने जाने का टिकट और होटल में रहने, पेरिस में घूमने का खर्चा। हाँ, उसी पेरिस में जहां से मोतीलाल जी के कपड़े धुल कर आते थे बल। तुझे क्या चाहिए भाव? गोल गोल पटरी पर चलने वाली छुक छुक? ये है ये मेरी पोटली में, ये है ये। मुझे मालूम नहीं कि कब क्रांति आसिफ अली रोड की अपनी हवेली के बाहर निकलेगी। मुझ निम्न मध्यवर्गीय गलदश्रु में इतना धैर्य नहीं था रे। इसलिए मैं जाकर कमा लाए है पोटली। अब जिसे जो चाहिए यहां आए, ले जाए। मेरे दरिद्र देश, मेरे दरिद्र समाज, मेरे दरिद्र वर्ग। कुछ ऐसा हुआ है चमत्कार कि मैं आज और केवल आज, और सो भी इस पोटली के खाली होने तक, इस स्थिति में हूं कि तेरी इच्छाएं पूरी कर दूं। तेरी और तेरे पितरों की। तृप्यधवम तृप्यधवम तृप्यधवम। ओ दरिद्र, कितनी दरिद्र हैं रे तेरी इच्छाएं। जब मैं डॉलर के चश्मे से देखता हूं तेरे रुपए को तो मुझे हंसी आती है तेरी परेशानी पर। यह तेरी इच्छा का सवाल तो बहुत ही छोटा सवाल है पगले। ले पकड़े है नोट, इसमें हो जाएगा, बल्कि कुछ बच ही रहेगा। और हाँ देख, छुट्टा लौटाने की जरूरत नहीं। ऐसा कह रहा है कथानक, और हम इसके अतिरिक्त और कर भी क्या सकते हैं कि सुने और एक दूसरे से आंखों आंखों में कहें। आज मूड में है हमारा निम्न मध्यवर्गीय युवा क्रांतिकारी। डीडी द मोडी अपने नवीन देबिया टैक्सी अवतार में पूरे उत्साह से दूल्हे की पालकी के साथ साथ चल रहा है, अपनी सारस चाल में। उसके पीछे चल रहे हैं सिर पर लाल वस्त्र से ढके ब्योली पिटार उठाए नौकर। ब्योली पिटार मतलब वह संदूक जिसमें दुल्हन के लिए जेवर कपड़ा है। डीडी करता धरता और फिल्म दिग्दर्शक बना हुआ है। उसके कंधों पर कैमरे लटके हैं। बंबई से तो कुल 6 लोग आए हैं। 2 जवाई अपने अपने शहरों से सीधे यहां पहुंचे हैं। नगर में भी पंत जी के बिरादर नगण्य हैं। साधारणतया ऐसे अवसरों पर बिरादरों के बिरादर आकर बारात की शोभा बढ़ा जाते हैं, किंतु उन्होंने भी शास्त्री जी के महत्व को समझते हुए बारात के स्वागत के लिए वधु के घर जाना ही उचित समझा है। वर पुरोहित समेत कुल जमा 14 लोग हैं बारात में, और उनमें वीआईपी बना हुआ है डीडी। बैंड इस नगर में कायदे का कोई मिलता नहीं। तुरही वादक अवश्य हैं। दू तू 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 ढमा ढमा जा रही है बारात। पीछे पीछे टैक्सी में वर के वयोवृद्ध नाना, छोटे भांजे भांजियां और पुरोहित आ रहे हैं, और आ रहा है शूटिंग का सामान और सहायक। बारात उस मोड़ पर पहुंच गई जहां से ब्रेमार की ओर जाने वाली पगडंडी फूटती है। टैक्सी से लोग उतर गए हैं। सामान भी उतार लिया गया है। अब एक कैमरे से नायक ने यहां फिल्म खींचना शुरू कर दिया है।
और दूसरे कैमरे से मैं उसके फोटो खींचते रहने की अनुमति आपसे चाहता हूं। यहाँ यह नायक बारात से आगे झपट कर निकल आया था। स्वागतम की बत्तियों से जगमगाते कदली खंभ वाले द्वार के पार जाकर स्वागत करने खड़े लोगों को हक्का बक्का सा छोड़ता हुआ, फूलों की सीढ़ीदार क्यारियों को कूदता हुआ इस चट्टान पर आ खड़ा हुआ था। वह पालकी से उतरे वर द्वारा वधु के किसी अनुज द्वारा उठाए गए रंग बिरंगे छत्र की छाया में आने और द्वारचार के लिए जाने का टॉप एंगल शॉट लेना चाहता था। यह नायक उस चट्टान से फिसलकर नीचे वाली क्यारी में गिरा पड़ा है। कोई खास नुकसान नहीं हुआ। कैमरा सलामत, टॉप एंगल शॉट सलामत। ग्लैडियोलाई का एक पौधा जरूर कुचल गया और नायक की पतलून पर थोड़ी मिट्टी लग गई। यहाँ नायक उठ खड़ा हुआ है और मेरे कैमरे को पीठ दिए हाथ हिला रहा है। आप ऊपर कुछ लकड़ियां देख रहे हैं ना? ये नायक पर हंसी। हंसने वालों का यूं हाथ हिलाकर अभिवादन करना मैं पाश्चात्य साथियों से सीखी अदा है नायक की। होल्ड इट, आई गॉटचा। अर्थात अब बस, हम समझ गए। यह नायक कर्नल साहब से हाथ मिला रहा है। नायक के बटन होल में आप जो गुलाब की कली देख रहे हैं, सो कर्नल साहब ने ही उसे दी है। कर्नल साहब के आग्रह पर गेंदे की फूलमाला की जगह बारातियों को नेहरूआना गुलाब की कलियां दी गई हैं। हाथ मिलाते हुए नायक कह रहा है अमेरिकी उच्चारण में, हे कर्नल, नो हार्ड फीलिंग्स नाउ आई होप। मतलब, कहिए कर्नल, अब तो गुस्सा नहीं है। यहां पर द्वाराचार हो रहा है। वर ने जूता उतार दिया है, वधु के चाचा उसके पैर धो रहे हैं। परंपरागत वेशभूषा, रेशमी कुर्ता, पीतांबर और पंप शू पहनकर नहीं आया है वर। देश वाली चाल में सूट बूट पहने हैं, जिस पर परंपरागत शॉल, साफा और गणेश जी के चित्र वाला बड़ा सा कागज का मुकुट विचित्र लग रहा है लोगों को। बाद में वर को शास्त्री जी के आग्रह पर पीतांबर कुर्ता धारण करना पड़ा। नायक वर के जूते की सुरक्षा के लिए झुका हुआ देखा जा सकता है। इस जूते को चुराने छिपाने के लिए बेबी और गुड़िया नामनी दो सालियां भी झुकी हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ नायक जूता युद्ध विजेता बना खड़ा है। बेबी और गुड़िया क्रुद्ध निराश दिख रही हैं। पृष्ठभूमि में खड़ी औरतों के मुंह जब वही महाराजा देश में आए गाते हुए खुले हैं और उनकी आंखों में यह ठीक नहीं का भाव डीडी के लिए है। सालियों के जूता छिपाने और जूते की एवज में जीजा से रुपया पाने का हक छीनकर बचपना कर रहा है। यह नायक का मुंह यह क्या कहते हुए खुला है। उसके हाथ विरोध में फैले हुए हैं और बेबी उसका कैमरा लेकर भाग रही है। नायक जूते की रक्षा में इतना व्यस्त था कि कैमरे की ओर से किंचित लापरवाह हो गया था। यहां नायक का कैमरा लौटाया जा रहा है और वह 30 रुपए, डॉलर में कितना, बेबी गुड़िया को दे रहा है। ये शास्त्री जी की बहन खड़ी हैं दाएं, जिन्होंने डांट फटकार लगाकर कैमरा लौटवाया। इनका तो यह कहना था कि डीडी से पैसे नहीं ले जा सकते, वह जीजा नहीं। डीडी के कंधे पर प्यार भरा हाथ रख के मेरे कैमरे के हित दंतावली निपोरे ये बबली दी हैं। इन्होंने अंतिम निर्णय दिया। घराती समझते हो तो डीडी इन लड़कियों का बड़ा भाई ठहरा, बाराती समझते हो तो यह वर का छोटा भाई ठहरा। हर तरह से इसका देने का रिश्ता हुआ। ये चित्र हमारे बहुत मतलब के नहीं, स्वागत और भोज के समय लिए गए हैं। यूं इनमें भी ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। यद्यपि बाराती ऐसे बंबई वासी पहाड़ी हैं जिनका इस नगर में कोई संपर्क सूत्र नहीं, तथापि लोग बाग उनसे बहुत आत्मीयता से मिल रहे हैं। संबंधों के जटिल विस्तृत जाल में से कोई न कोई संपर्क का सूत्र उन्होंने ढूंढ निकाला है। अच्छा, क्ले स्क्वायर लखनऊ वाले गिरीश चंद्र जी आपके रिश्ते में ककिया ससुर लगे। मेरे कजन्स के वह मामा हुए। हम भी मामा ही कहते हैं। मेरी काकी के मामा के लड़के हैं वह। ये सब लोग एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और एक दूसरे के पते नोट कर रहे हैं। तब की मान्यताओं के अनुसार ये एक दूसरे के इष्ट मित्रान मध्य हैं। शादी ब्याह के लिए यह जानकारी काम की होती थी। और हाँ, इसके सहारे किसी अजनबी शहर में आपको रहने खाने का सहारा भी हो सकता था। इस चित्र को आप शायद विशिष्ट कहना चाहेंगे। सुमित्रा नंदन पंत को आप पहचान ही रहे होंगे, डीडी को भी। भीड़ के बीच में ये पीतांबर दुशाले साफे में शास्त्री जी हैं।
गौर कीजिए कि केवल डीडी पंत जी से इस श्रद्धा भाव से उन्मुख है कि कविवर दर्शन पाकर धन्य हुआ मैं। पिछली पीढ़ी के लोगों के लिए इस छायावादी कवि का अन्यथा ठोस अस्तित्व है। स्यूनारा कोट के भारद्वाज गोत्रोत्पन्न पंचप्रवर और मध्यांधिनी शाखा वाले शुक्ल यजुर्वेदाध्यायिनी गोसाई दत्त आत्मज गंगा दत्त आत्मज मदन नारायण आत्मज भवानी दत्त के रूप में। उन्हें खेद है कि गोसाई ने विवाह नहीं किया। विवाह के समय वह इस रूप में उद्घोषित किया जाता समाज के सामने। विवाह नहीं हुआ, बाल बच्चे नहीं हुए, अतः मृत्यु के बाद भी इस रूप में इसका स्मरण नहीं किया जा सकेगा। सचमुच बहुत अफसोस की बात है। हिंदी साहित्य का क्या भरोसा। यहाँ ये खादीधारी विधायक खड़े हैं। परंपरावादी लोगों के लिए इनका भी जो परिचय है वंश संदर्भ में है। डीडी का जैसा एक आधुनिक लड़का अवश्य इन्हें अन्यथा सम्मान देने में व्यस्त दिख रहा है। डीडी जैसे ये युवा आधुनिक समाज बनाएंगे आगे चलकर, जिसमें व्यक्ति की अस्मिता एक पिटे पिटाए खानदानी नुस्खे तक सीमित नहीं रहेगी। वह अपनी उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा। ध्यान की हो, यश की हो, सत्ता या शक्ति की हो। अगर दुर्भाग्य से उस समाज में एक ही बिरादरी के व्यक्ति परस्पर बड़े और छोटे, महत्वहीन और महत्वपूर्ण होने लगेंगे, तो इसी का नाम परिवर्तन है। यहाँ डीडी मकान के पिछवाड़े खड़ा है, एकांत में सिगरेट पीने के लिए और यह देखने के लिए कि उसके पीछे पीछे बेबी यहाँ आती है कि नहीं। नीचे खेत की सीढ़ी में भट्टी के पास नगर के स्थायी रसोई इंचार्ज पूरन भ्राता खड़े हैं। कहीं भी विवाह व्रतबंध हो, भ्राता बुलाए जाते हैं। इनकी देखरेख में इनके बताए अंदाजे से घर की औरतें, नौकर चाकर भोज के लिए तमाम व्यंजन तैयार करते हैं। भ्राता को भ्राता इसलिए कहा जाता है कि इनकी हर किसी को भ्राता कहकर संबोधित करने की आदत है। प्रसंगवश भ्राता हलवाई नहीं, वकील हैं। हाफ पैंट बनियान में पसीने से तर खड़े भ्राता पूछ रहे हैं, कैसा हुआ भ्राता खाना? तुम बंबई वालों को तो ताज में खाने की आदत ठहरी, तुम्हारे मन जैसा कुछ हुआ कि नहीं? यहाँ नायक जिस दाड़िम के पेड़ के नीचे खड़ा है वह उस खुली रसोई के पास ही, लेकिन थोड़ा ओट में है। वह मंत्रमुग्ध भाव से कुछ देख रहा है। उसकी दृष्टि थोड़ी नीचे को है। वह देख रहा है पाजेब दिखाती नायिका को। वह गरारा पहने हुए है, जो इस नगर के लिए बहुत नई सी विचित्र सी चीज है। वह तो इससे भी अधिक विचित्र बात करना चाहती थी। बरेली से अपने लिए भी घाघरे अंगड़े, अंगड़े मतलब अंगरखा, घाघरे अंगड़े का वैसा जोड़ा बनवाना चाहती थी जैसा भाभियों के पास है। कितनी प्यारी प्यारी तो लगती हैं वे गहरा नीला सल में सितारों वाला घाघरा और चटक लाल अंगड़ा पहनकर। बड़ी मुश्किल से बेबी को समझाया जा सका कि जोड़ा विवाहिताएं ही पहनती हैं और वह ससुराल से आता है। समझौते में उसी नीले कपड़े का यह गरारा बनवाया गया है। इस चित्र में देखिए, ज्यादा साफ है। नायिका दोनों हाथों से गरारा तनिक सा उठाए है। ध्यान दें कोहनियों के तनाव पर। ध्यान दें इन गोरे नंगे पांवों पर जिन्हें मेहंदी की कोई अपेक्षा नहीं, प्रतीक्षा अवश्य हो सकती है। ध्यान दें इन खुली खुली बड़ी बड़ी आंखों पर जो अपनी पाजेब को और उन पर टिकी नायक की आंखों को एक साथ देखना चाहती हैं। ध्यान दें इस आत्मरत आत्ममुग्ध मुस्कान पर। मैं स्वीकार करना चाहता हूं कि इस चित्र में कोई ऐसी मूल्यवान बात नहीं है कि आप अपना अमूल्य समय इसके सूक्ष्मावलोकन में नष्ट करें। आप नायक नहीं हैं। विडंबना है कि स्वयं नायक के पास यह फोटो नहीं है। अगर उसे मालूम होता मेरे पास है तो वह कुछ भी कीमत दे देता इसकी। डॉलर में कितनी, ऐसा पूछने की औपचारिकता भी आवश्यक नहीं मालूम होती उसे। यह एक और फोटो है जिसे पाने के लिए नायक ललक उठता। नायिका दौड़ी आ रही है। वह अपने बाएं हाथ से गरारा संभाले हुए है और उसकी दाईं हथेली अपने हंसते चेहरे पर उल्टी पड़ी हुई है। कितनी साफ आ रही है ना यह फोटो। बेबी के हाथ के रेखड़े, रेखड़े मतलब रेखाएं, बेबी के हाथ के रेखड़े तक दिख रहे हैं। पेंडेंट का हीरा देखो कहा कैसा चमक रहा है, झम। उसकी मजली बोजू का है। पाजेब नहीं देख रहे हैं, पाजेब दीदी लाया था। ओ इज्जा, पीछे दाड़िम के बोट, बोट मतलब विटप पेड़, पीछे दाड़िम के बोट के नीचे यह डीडी ही तो खड़ा है।
क्योंकि नायक पीछे खड़ा है, वह कुछ भी दे देता यह देखने के लिए कि सामने से उस क्षण नायिका का रंग क्या था। उसने नायिका से पूछा था कि मेरी भेजी चीजें मिल गईं। नायिका ने पाजेब दिखा दी थी। फिर नायिका ने पूछा था कि क्या बंबई में टीके में सगाई के लिए पाजेब भेजने का रिवाज है। नायक ने कहा था कि बंबई में अपने को ही भेज देने का रिवाज है, मुझे ले ले। नायिका ने कहा था कि मैं ले भी लूंगी, बांध भी दूंगी, गोठ में खूंटे से। गोठ मतलब नीचे की मंजिल का कमरा। गोठ में खूंटे से मार गांठ तू ही लगाना ताकि बंधा रहे। इस पर याकीवादी नायक ने नायिका की बाह गह ली थी और वह छुड़ाकर भागी थी। ये कन्यादान के गोठ में लिए हुए चित्र हैं। क्या कीजिएगा सब देखकर। एक दरिद्र देश और समाज की बहुविध, बहुरंगी और पुरातन अनुष्ठान प्रियता के ये साक्ष्य आपके आधुनिक मन में खीज और क्रोध पैदा कर सकते हैं। कथानायक को भी अक्सर लगता है कि इस सब को देखना वैसा ही है जैसा सजी धजी बचुली बूबू को देखना। निर्धन और मूढ़ पति की निपुती, जरा जर्जरा सुंदरी सुहागन बचूली बुआ के मांसहीन कंधों पर रंगवाली का पिछौड़ा जितना विद्रुप नायक को लगता था, संभव है उतने ही विद्रुप लगे आपको इस दरिद्र समाज द्वारा वैदिक भारत के आह्वान के ये अनुष्ठान। या कहीं आप इतने आधुनिक तो नहीं हो गए कि इस बीच की यह सब आपके लिए किसी आदिवासी संस्कृति की श्रेणी में आ चुका है और आप हाउ क्वेंट या हाउ क्यूट कहकर इस तमाशे को देखना चाहते हैं, जिज्ञासु बनकर। नाउ टेल मी, हाउ आर दे एक्सचेंजिंग ऑल दोस थालीज यार। ये छोली दी जा रही है, छो ओ ली, व्हाट इज इट। गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट, फ्रूट्स, मेवाज, मिठाईज एक्सचेंज कर रहे हैं, बाद में बांटेंगे बिरादरी में। व्हाट आर दोज डॉल लाइक थिंग्स ऑन द थालीज। ये समधीज हैं, द इन-लॉज, मेड ऑफ चावल का आटा, गुड़ एंड तिल, फनी केक कह सकते हैं आप। ओह हाउ क्वेंट, हाउ क्यूट। या कि आप आधुनिकता भोग कर इधर कुछ विरक्त हो गए हैं और इस सब का स्मृत अभ्यास आपको नीका लगने लगा है और आपकी आधुनिक संपन्नता चाहती है कि रिवाइवल हो। नहीं जी, हम शादी से पहले दिन जनेऊ नहीं डलवाएंगे लड़के के। वी विल हैव द ट्रेडिशनल सेरेमनी, द वर्क्स, बाद में मौर्य में रिसेप्शन। जो हो, तत्कालीन नायक इस सबके विरुद्ध है, लेकिन इसे देखते हुए उन दोनों तरह के आधुनिकों वाले भाव भी उसके मन में हैं जिनकी ऊपर चर्चा की गई है। हर अनुष्ठान वह ध्यान से देख रहा है तो इसलिए कि फिल्म कैमरे से अंकित कर रहा है उसे। समझ रहा है तो इसलिए कि कमेंट्री के लिए नोट्स देने होंगे। उसकी जिज्ञासा इसलिए बलवती हुई है कि क्या बंबई में टीके में पाजेब भेजते हैं से उत्पन्न याकीवाद का एक पक्ष उसे आश्वस्त कर रहा है कि इसी गोठ में इसी तरह उसका विवाह होगा। उसे सुझाने वाला कोई बुजुर्ग है नहीं घर में, इसलिए आवश्यक है कि इस रिहर्सल में हर बात समझ ले ताकि अपने विवाह का प्रबंध स्वयं भली भांति कर पाए। द्वारचार में दूर बंबई से अपने कबीले के साथ भटकते आए किशन महाराज की वंशावली पूछकर, उपहारों से प्रसन्न कर और विधिवत पूजकर कन्यादान का वचन दिया जा चुका है, उनका वरण किया जा चुका है। अब आरंभ हो रही है कन्यादान की कार्यवाही। ये देखिए, वर महोदय को बैठने के लिए विष्टर दिया जा रहा है और वह वैदिक संस्कृति में उद्घोषणा कर रहे हैं कि जैसे तारों में सूर्य है वैसे अपनी जाति वालों में मैं हूं। किसी ने मेरा तिरस्कार किया तो विष्टर की तरह उसे भी नीचे दबाकर बैठ जाऊंगा। अब इन्हें पांव धोने के लिए, अर्घ्य के लिए, आचमन के लिए जल दिया जा रहा है और यह जल की शंसा में वैदिक ऋचाएं उचार रहे हैं। अब इन्हें कांसे की थाली में शहद और घी यानी मधुपर्क दिया जा रहा है। यह मित्र की आंख से उसे देख रहे हैं, अनामिका से उसे मिला रहे हैं, उसमें जो भी खराब हो उसे अंगूठे और अनामिका से निकाल फेंक रहे हैं और अंततः उसे खा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मधु की मिठास, मधु का उत्तम रूप, मधु का आहार, मैं इन सब के द्वारा सबसे उत्तम बनूं, मीठा बनूं, खूब खाया पिया बनूं। अब यह हाथ धोकर आचमन करके अपनी इंद्रियां स्पर्श कर रहे हैं और वैदिक भाषा में कह रहे हैं, मुख में वाणी, नसों में प्राण, आंखों में दृष्टि, कानों में श्रवण शक्ति,
बाहों में जल, जंघाओं में पराक्रम सदा बना रहे। मेरे समस्त अंग रोग रहित होकर मेरे शरीर में बने रहें। अब पंडित लोग गौ 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 चिल्ला रहे हैं। गाय दी गई है वर महोदय को। वह कह रहे हैं ज्ञानवान मनुष्यों से कि रुद्रों की माता गाय को मारो मत, उसे घास चरने के लिए छोड़ दो। अब वर का पुरोहित फेरों के लिए अग्नि स्थापना कराया है। अब वस्त्र परिधान, वर वधु यानी किशन और दया निर्वसन तो नहीं कि अब कन्यादाता के दिए वस्त्र पहने। लिहाजा वस्त्र की 4 लीरियां कन्यादाता इन वर महोदय को दे रहे हैं। 2 वह रख रहे हैं और 2 कन्याहित लौटा दे रहे हैं। कह रहे हैं तुम 100 वर्ष जियो, वस्त्र धन और पुत्रों से ढकी रहो, स्वयं को भी असीस रहे हैं। मुझे ध्यो, पृथ्वी, इंद्र और बृहस्पति यश से युक्त करें। अब वर वधु ऐसी आज्ञा होने पर एक दूसरे को देख रहे हैं प्रेम पूर्वक और कह रहे हैं विश्व के देवता, जल के देवता, मातृश्वा, धाता और देष्ट्री हमें मिलाएं, हमारे हृदय मिलाएं। अब लग्न दान यानी पंडित बिरादरी बता रही है कि कन्या को देने का शुभ कार्य किस शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त में किया जाने वाला है। कौन ग्रह आकाश में इस समय किस राशि में स्थित है। किंतु कन्यादान से पहले शाखोच्चार आवश्यक है। उपस्थित जन समुदाय को यह बता देना है कि किसकी शादी किससे की जा रही है। सवाल जवाब का क्रम कन्या पक्ष की ओर से शुरू हो रहा है। सवाल करने और जवाब देने से पहले दोनों ओर के पुरोहित अपना पांडित्य प्रदर्शित करने के लिए यजुर्वेद का कोई अंश, शिव पार्वती, कृष्ण राधा की शंसा में कहा गया कोई श्लोक ठोक रहे हैं। 3-3 बार सवाल जवाब हो रहा है ताकि सब सुन लें, किसी को शिकायत न रहे कि हमने तो सुना नहीं, वरना इस विवाह पर हम आपत्ति करते। सवाल लंबा चौड़ा है। किन गोत्रस्य से लेकर किन नामने वराय तक, किस गोत्र के, किन प्रवरों वाले, किस शाखा के, कौन सा वेद पढ़ने वाले, किन शर्मा जी के प्रपौत्र, किस गोत्र के, किन प्रवरों वाले, किस शाखा के, कौन सा वेद पढ़ने वाले, किन शर्मा जी के पौत्र, किस गोत्र के, किन प्रवरों वाले, किस शाखा के, कौन सा वेद पढ़ने वाले, किन शर्मा जी के पुत्र आयुष्मान, कन्यार्थी, विष्णु स्वरूप किस नाम वाले हैं यह वर महोदय। वैसा ही विस्तृत है जवाब भी। ऐसा ही सवाल वधु के विषय में है कि आयुष्मती, श्री रूपिणी, वरार्थनी कन्या का नाम आदि क्या है। विस्तृत है उत्तर इसका भी। अब वर महोदय 3 बार अनुरोध कर रहे हैं ददानी दी जाए कन्या। सही मुहूर्त की प्रतीक्षा करते हुए दोनों पक्ष वस्त्र, आभूषण, फल, मिठाई आदि का कांसे की थालियों में आदान प्रदान कर रहे हैं। छोली दी जा रही है। कन्या को दाता पूज रहा है, लक्ष्मी, अंबा सब कुछ मानते हुए। अब कन्यादान का संकल्प कि देवाग्नि गुरु ब्राह्मणों के सानिध्य में, अग्नि आदि के साक्ष्य में सह धर्माचरण के लिए तुम्हें देता हूं, ग्रहण करो। स्त्रीजन गड़ुए से धार दे रही हैं। पानी कन्यादाता की अंजुरी से होता हुआ कन्या की हथेली पर गिर रहा है। अब लक्ष्मी स्वरूपा कन्या और नारायण स्वरूप वर का कन्यादाता द्वारा पूजन। वर महोदय कन्या का अंगूठा पकड़े हुए हैं। अब उनसे कहा जा रहा है कि अपने कुल में पैदा हुई, बहुत वर्ष पाली हुई, पुत्र पौत्र बढ़ाने वाली है कन्या, हे पूज्य आपको देता हूं। धर्म, अर्थ, काम में इससे अतिचार न करें। वर महोदय आश्वासन दे रहे हैं मैं अतिचार नहीं करूंगा। वर महोदय को दक्षिणा दी जा रही है, उसकी है, मेरी नहीं। कन्या और दक्षिणा वह स्वस्ति कहकर ग्रहण कर रहे हैं, मगर साथ ही इस फलसफे से भी उलझ रहे हैं कि कौन देता है, किसे देता है, काम ही देता है, काम को ही देता है आदि। अब कन्या को वर पक्ष से मिले वस्त्र आभूषण स्त्रीजन वहीं ओट करके पहना दे रही हैं। वर वधु का ग्रंथि बंधन किया जा रहा है। अब होम मंडप के लिए प्रस्थान। किशन महोदय कह रहे हैं कि हे दया देवी, जैसे दिशाओं के पीछे वायु वैसे तुम दूर जाती हो मन से मेरे साथ। सुनहरे पंख वाला सूर्य तुम्हें मेरे मन के अनुकूल करे।
तो मित्रों, ये था कसब का सफर पृष्ठ संख्या 112 से 123 तक। पृष्ठ संख्या 123 के आगे का सफर हम जल्दी तय करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।